हेलो एवरीवन, वेलकम टू हिंदी विद प्रियंका चैनल। तो जैसा कि हम सब हिंदी साहित्य का सरल इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी का देख रहे हैं, तो उसमें आज हम बात करने वाले हैं वीर गाथा काल के अन्य कवि। ठीक है, तो आज हम विद्यापति और अमीर खुसरो पर बात करेंगे। ठीक है, आपके परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। शुरू करते हैं। विद्यापति 14वीं शताब्दी। ठीक है, यही कई बार पूछा गया विद्यापति का समय। ठीक है, तो 14वीं शती। और इनकी 3 रचनाएं प्रसिद्ध है विद्यापति की, कीर्तिलता, कीर्ति पताका एवं पदावली। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट तीनों रचनाएं और तीनों पूछी जाती है। ठीक है, विद्यापति की रचनाएं हैं। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। कीर्तिलता ऐतिहासिक महत्व का छोटा सा प्रबंध काव्य है। विद्यापति ने इसे कहाड़ी कहा है। मोस्ट इंपोर्टेंट पूछा जा सकता है कि विद्यापति की कौन सी रचना को विद्यापति ने कहाड़ी कहा था, तो कीर्तिलता को उन्होंने कहाड़ी कहा। मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे मध्य काल में ऐतिहासिक व्यक्तियों को आधार बनाकर जो काव्य लिखे गए हैं वे ऐतिहासिकता से रहित होकर कथानक, रूढ़ियों, किंवदंतियों, अनुश्रुतियों आदि के विषय बन गए हैं। इसी प्रकार घटनाओं को भी तोड़ा मरोड़ा गया है। कीर्तिलता इस दृष्टि से महत्वपूर्ण अपवाद है। उसकी ऐतिहासिकता बहुत कुछ सुरक्षित है। इसमें विद्यापति ने कीर्ति सिंह द्वारा, क्या है, कीर्तिलता का बात कर रहे हैं यहाँ पर, कि विद्यापति ने इस रचना में कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेने का वर्णन बहुत यथार्थपरक ढंग से किया है। ठीक है, तो कीर्ति सिंह द्वारा अपने पिता का बदला लेना। कीर्तिलता को कवि ने अवहट्ट भाषा में रचा है। कीर्तिलता की भाषा है अवहट्ट। अवहट्ट देशी भाषा यानी मैथिल युक्त विकसित अपभ्रंश है। इसमें गद्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग खुलकर हुआ है। विद्यापति का क्या कहा है इसमें, पदावली विद्यापति के यश का आधार है। मोस्ट इंपोर्टेंट, विद्यापति के यश का आधार कौन सी रचना है, पदावली। पदावली ऐसी रचना है जो काव्योत्कर्ष और साहित्य का इतिहास दोनों दृष्टियों से अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें राधा कृष्ण अपना अलौकिक छोड़कर लौकिक व्यक्तियों के समान प्रेम भावना में से विहल होते हैं। लोक में जिस प्रकार किशोरी दुर्निवार प्रिय मिलन और लोकलाज के कारण तीव्र अंतर्द्वंद झेलती है, उसी प्रकार राधा को चित्रित किया गया है। कवि का मन वह संधि का चित्रण करने में विशेष रूप से रमा है। इसलिए इस बात को लेकर काफी विवाद है कि पदावली भक्ति परक रचना है या श्रृंगार परक रचना। वस्तुतः जयदेव का गीत गोविंद किसकी रचना है, जयदेव का। जयदेव 13वीं शताब्दी इनका समय है। विद्यापति की पदावली और सूरदास का सूरसागर एक ही कोट की रचनाएं हैं। विद्यापति की पदावली, सूरदास का सूरसागर एक ही कोट की रचनाएं हैं, जिसमें भक्ति का आधार श्रृंगार है। पदावली के एक पद की कुछ पंक्तियां इस प्रकार है। तो एक पंक्ति है पदावली की, पंक्ति देकर पूछ लेगा किस रचना की है, पदावली का। सरस बसंत समय भल पावल, दक्षिण पवन बह धीरे, सपनह रूप वचन इक भाषे, मुख से दूर करु चीरे, तोहर बदन समचांद हो अथि नाही कै यो जतन बिहि केला, कै बेर काटि बनावल न कै तयो तुलित नहीं भेला, भने विद्यापति सुनवर जोवित ई सम लक्षण समाने, राजा शिव सिंह रूप नारायण लखिमा देई प्रति भाने। अगले कवि हमारे अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का समय 14वीं शताब्दी। इनके बारे में भी काफी पूछा जाता है, चाहे जो भी हिंदी की परीक्षा आप देने जाएंगे अमीर खुसरो से क्वेश्चन बनेगा। तो इनका समय भी पूछा जाता है 14वीं शती। आगे है अमीर खुसरो इस युग के अत्यंत महत्वपूर्ण एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति हैं। इनके काव्योत्कर्ष का प्रमाण उनकी फारसी रचनाएं हैं। तो इनकी रचनाएं किस भाषा में थी, फारसी रचनाएं। वे संगीतक, इतिहासकार, कोशकार, बहुभाषाविद, सूफी, औलिया, कवि बहुत कुछ थे।
उनकी हिंदी रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय रही हैं। उनकी पहेलियां, मुकरियां, दो सुखाने अभी तक लोगों की जबान पर हैं। उनके नाम से निम्नलिखित दोहा बहुत प्रसिद्ध है। कहते हैं कि यह दोहा खुसरो ने, मोस्ट इंपोर्टेंट दोहा है और ये कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो इसको आप जरूर से नोट कीजिएगा। इन्होंने इस दोहे को कब गाया था उसको आप देखिए। कहते हैं कि यह दोहा खुसरो ने ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के देहांत पर कहा था। ये कौन थे? खुसरो के गुरु थे ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती। अपने गुरु के मृत्यु के उपरांत इन्होंने एक दोहा कहा था। क्या कहते हैं? गोरी सोवे सेज पर, मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने, रैन भई चहु देश। तो या तो ये पूछ लेगा किसका है, तो अमीर खुसरो का है। और पूछा जाता है कि अमीर खुसरो के गुरु कौन थे, तो निजामुद्दीन चिश्ती थे, ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती। और पूछ लेगा यह दोहा किसके कब गाए थे खुसरो, तो ख्वाजा निजामुद्दीन चिश्ती के देहांत के पर। ठीक है, आगे चलते हैं। किंतु उनकी हिंदी रचनाओं का ऐतिहासिक महत्व अधिक है। उनकी भाषा हिंदी की आधुनिक काव्य भाषा के रूप में पूर्णतः प्रतिष्ठित होने का संकेत देती है। उनका व्यक्तित्व और उनकी हिंदी इस बात को प्रमाणित करती है कि हिंदी काव्य प्रारंभ से ही मध्य देश की मिलीजुली संस्कृति का चित्र रहा है। उन्होंने ऐसी पंक्तियां रची है जिनमें फारसी और हिंदी को एक ही ध्वनि प्रवाह में गुंफित कर दिया गया है। यह कला संस्कृत साधक को ही सिद्ध हो सकता है। यह है खुसरो का। जे हाल मिसकी मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतिया। पूछा गया है कि तावे हिजरा ना दारम एजा ना लेहू काहे लगाए छतिया। सबाने हिजरा दराज चू जुल्फ व रोजे वशलत चू उम्र कोतह। सखी पिया को जो मैं देखन ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। मोस्ट इंपोर्टेंट, ये दोनों लाइन एक ही लाइन दे के पूछेगा। ठीक है, चाहे ये फर्स्ट लाइन और ये लास्ट वाली लाइन। ठीक है, तो दोनों लाइन मोस्ट इंपोर्टेंट है। जे हाल मिसकी मगुन अमीर खुसरो, और सखी पिया को जो मैं ना देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतिया। मोस्ट इंपोर्टेंट है ये पंक्ति। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आदिकाल की सामान्य विशेषताएं। ठीक है, तो यहां से भी कथन में पूछा जाता है। यह तो इतिहास का प्रत्येक युग परस्पर विरोधी एवं प्रधान अप्रधान प्रवृत्तियों का युग होता है, किंतु आदिकाल के विषय में यह बात विशेष रूप से रेखांकित करने योग्य है। वह राजनीतिक दृष्टि से छोटे छोटे सामंतों में विभक्त प्रदेश का साहित्य है। किसी केंद्रीय सत्ता का अभाव है। उसके पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार और पूर्व में पाल, पश्चिम में प्रतिहार और दक्षिण में राष्ट्रकूट प्रबल है। केवल गाहड़वार वंशी गोविंद चंद्र देव इस काल के मध्य देश के प्रतापी नरेश हुए, किंतु उनके पूर्वजों और वंशजों का वैसा प्रताप नहीं था। धार्मिक दृष्टि से यह अनेक ज्ञात अज्ञात सांप्रदायिक साधनाओं का काल है। बौद्ध धर्म का वह पूर्व प्रधान नहीं रह गया था। बौद्ध धर्म से विकसित क्या है पूछा गया। बौद्ध धर्म से विकसित महायान, वज्रयान एवं नाथ सिद्धों की साधना सामान्य जनता में शोकित हो पाए, यह संभव नहीं था। जैन मत का प्रभाव मध्य देश की अपेक्षा पश्चिम में था। मोस्ट इंपोर्टेंट, जैन मत का प्रभाव मध्य देश के पश्चिम में था। भाषा की दृष्टि से यह काल अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल है। ठीक है, अपभ्रंश और हिंदी का संधि काल है। कौन सा काल? आदिकाल। 10वीं सदी के आसपास से अपभ्रंश का प्रभाव क्रमशः क्षीण होता जा रहा था और हिंदी भाषा की प्रवृत्तियां उसका स्थान लेती जा रही थी। हिंदी साहित्य के आदिकाल को जो साहित्य मिलता है वह अधिकांशतः अपभ्रंश हिंदी का साहित्य है, शुद्ध अपभ्रंश या शुद्ध हिंदी का नहीं। आदिकाल समाप्त होते होते दिल्ली के सिंहासन पर अलाउद्दीन खिलजी जैसा शासक दिखाई पड़ता है, जो मध्य देश ही नहीं लगभग समूचे देश में अपना शासन स्थापित करता है। विद्यापति खुसरो की रचनाओं एवं उक्ति व्यक्ति प्रकरण जैसी कृतियों में आधुनिक भारतीय आर्य का भाषाओं का रूप स्थापित दिखलाई पड़ता है। उधर धार्मिक क्षेत्र में महान भक्ति आंदोलन छोटी छोटी
साधनाओं का सार ग्रहण करके धर्म को लोक का व्यापक क्षेत्र प्रदान करते हैं। ठीक, उक्ति व्यक्ति प्रकरण किसका है? दामोदर शर्मा का। अब यहां से हमारा अध्याय 2 भक्ति काल 1400 से 1700। ठीक है, वास्तविक हिंदी का प्रारंभ। भक्ति काल, भक्ति काल का उदय का सामाजिक आधार, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भक्ति काल से शुरू करेंगे। ठीक है, यहां तक आज हमारा आदिकाल कंप्लीट किए। ठीक है, जो भी महत्वपूर्ण था इस पुस्तक का। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम भक्ति काल से शुरू करेंगे। भक्ति काल भी काफी महत्वपूर्ण है, इसमें रामचंद्र शुक्ल के और हजारी प्रसाद द्विवेदी के काफी अच्छे अच्छे कथन हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं, भक्ति काल। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके काफी काम आएगा। ठीक है, आप हिंदी की कोई भी परीक्षा देने जाएंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और अगर आपके पास ये पुस्तक नहीं है तो ले लीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपको हर वीडियो मिलती रहे।